आ गया फरवरी का महीना और कंफ्यूजन चालू हो गया कि कैसे पढ़ा जाए और क्या किया जाए। मैं बातें ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम लोगों को काम करना है, अपना पढ़ाई करनी है। तो शुरुआत किस चीज़ से करें? सबसे पहली चीज़, ये फरवरी का इतना कंफ्यूजिंग सबसे पहला क्वेश्चन निकल के जो आया वो ये था कि सर बिजनेस स्टडीज को कैसे पढ़ा जाए। काफी सारे टॉपिक्स हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो केस स्टडीज के थ्रू समझ में ही नहीं आती है। तो उसका सबसे पहला जवाब ये है कि आप केस स्टडीज के हिसाब से पढ़ो ही। बिजनेस स्टडीज के अंदर ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हैं जिसमें सीबीएसई आपको घुमा ही नहीं सकता है, जैसे मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस अगर आएंगे, अगर आपको सारे बैरियर्स बहुत अच्छे से याद हैं तो कोई भी बैरियर अगर आपसे पूछते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देन मार्केटिंग मिक्स हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स हो गए। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, जैसे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हो गई, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हो गई। ये ऐसे चीजें यार जिसमें तुम्हें कंफ्यूज करना भी चाहे तो वो कंफ्यूज नहीं कर सकते। तो पहले वो टॉपिक्स उठाओ जो कि ऐसे हैं जिन पे केस स्टडीज कंफ्यूजिंग हो ही नहीं सकती हैं। दैट इज द फर्स्ट अप्रोच। उसके बाद क्या किया जाए? स्टॉक मार्केट चैप्टर उठाओ, जो मैंने पढ़ाया भी है। अगर आप जाके देखोगे तो उसके अंदर बड़े स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। फंक्शंस ऑफ सेबी, अब कितना भी क्वेश्चन घुमा लें उसमें सेबी का जिक्र जरूर आएगा, फंक्शंस ऑफ सेबी क्या है वो जरूर आएगा और तभी क्वेश्चन फ्रेम हो पाएगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डीमटेरियलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन जो हुआ उससे रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि केस स्टडीज वर्कआउट नहीं करेंगी अगर मैं लेके चलता हूं पेपर को 100%। अगर मैं लेके चलता हूं तो केस स्टडीज 70% तक तो वर्क ही नहीं करेंगी, बिकॉज 70% जो टॉपिक्स आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक्स में दिए हुए हैं वो अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप गलत पता है क्या कर रहे थे? आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे। आपने एक चैप्टर पढ़ा, आप सोचा अब इससे केस स्टडी आ जाएगी तो कंफ्यूज जाऊंगा। गलत कर, चैप्टर वाइज ना जाते हुए आप जाओ टॉपिक वाइज। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स में। बिजनेस स्टडीज इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं बिना बात के तुम लोगों को बोर नहीं करूंगा कि बिजनेस स्टडीज में ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं, अब इकोनॉमिक्स पे जंप करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या करना है? इकोनॉमिक्स में कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स में तुम लोग लिखते हो अपनी भाषा और इकोनॉमिक्स में मांगते हैं टेक्निकल भाषा। बिजनेस स्टडीज में भी मांगते हैं, लेकिन बिजनेस स्टडीज में फिर भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट अगर आपने हेडिंग्स प्रॉपर लिखी है तो एक्सप्लेनेशन में माइनर बेसिस पे कह सकते हैं कि कुछ अपनी इंडिविजुअलिटी ला सकते हो, लेकिन उसमें भी टेक्निकलिटी चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में इट इज कोर टेक्निकलिटी। दैट मींस अगर आपको यूज करने हैं तो टेक्निकल जार्गन्स यूज करने हैं, टेक्निकल टर्म्स यूज करने हैं, बिना उसके तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। तो इकोनॉमिक्स में ट्राई टू कीप योर आंसर्स प्रिसाइज। कम रखो, अच्छा रखो, ज्यादा डिटेलिंग में मत जाओ। जितना पूछा है उतना आंसर करो। शेड्यूल बनाओ, ग्राफ्स बनाओ। ग्राफ्स पे हमेशा ध्यान दो। तुम लोग पता है कितने आलसी होते हो? देखो क्या करते हो, ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है डिफाइन ही नहीं किया, प्राइस है, डिमांड है, क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ नहीं लिखा। वहीं पे मार्क्स कट के होगा 0, क्योंकि ग्राफ एक्चुअल में कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ग्राफ की लेबलिंग अच्छे से करो। जब शेड्यूल बनाते हो तो शेड्यूल को अच्छे से बनाओ, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। फिर जब ग्राफ बना लिया तो ग्राफ को भले ही 2 लाइन में एक्सप्लेन करो कि व्हाट इट इज एक्चुअली शोइंग। हेडिंग्स लिखने की कोशिश करो। कभी भी जैसे रिलेशनशिप्स हैं वो तो बेसिकली लिख दिए जाएंगे ग्राफ को शो करते हुए। बिना कोई भी रिलेशन अगर आता है बिटवीन एसी एमसी आ गया, कर के बीच में आ गया या ऐसा कुछ भी आ गया, तो बिना ग्राफ के एक्सप्लेन मत करो। इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स आर रियली इंपॉर्टेंट। इट डजंट मैटर वेदर सीबीएसई आस्क यू और नॉट, इफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक कैरीज अ ग्राफ, ड्रॉ अ ग्राफ। कोई जरूरत नहीं। शेड्यूल हाँ एक बार इग्नोर कर दो जब तक पूछा नहीं गया है, बट व्हेन इट कम्स टू ग्राफ्स दैट टॉपिक डिजर्व्स अ ग्राफ, मेक अ ग्राफ इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू। फिर आते हैं हम वापस से बिजनेस स्टडीज पे। और क्या गलत करते हो आप? बिजनेस स्टडीज में हेडिंग्स को अपने एक्सप्लेनेशन से सेपरेट करो। मुझे मालूम है जब बिजनेस स्टडीज के आंसर लिखना चालू करते हो ना तो बिल्कुल दिल में एकदम से उबार आ जाता है कि भैया मुझे तो सब कुछ लिख देना है बिजनेस स्टडीज के अंदर। नहीं, बिजनेस स्टडीज में आपके आंसर्स भी वहां पे प्रिसाइज होने चाहिए। दैट मींस इफ अ 6 मार्क का क्वेश्चन इज कमिंग इन, 6 हेडिंग्स होनी चाहिए। उन 6 हेडिंग्स के अंदर 3 लाइन से ज्यादा का एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए।
मैक्सिमम जाना चाहते हो, बहुत ही ज्यादा अरमान उमड़ रहे, चौथी लाइन तक चले जाओ, लेकिन फोर्थ लाइन के बाद कट इट ऑफ, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये बिजनेस स्टडीज का एसेंस होता है। और देखो एक और चीज बताता हूँ, टेक्निकलिटीज बताता हूँ। जब भी आप पॉइंट या पॉइंटर्स लिखते हो, जैसे 6 पॉइंट लिखे, 1 2 3 4 5 6, मत लिखो 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मत लिखो। क्या लिखो? A B C D E F। इससे होगा क्या, फायदा क्या है? देखो क्या होता है, एक डिलेमा सी क्रिएट हो जाती है। अगर आप सामने से परोस के दे दोगे 1 2 3 4 5 6, तो अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी उसको दिख जाएगा हाँ 5 पॉइंट। लेकिन अगर आपने ABCDEF लिख के रखा हुआ है तो मे बी शायद वो शायद ना देखे, अगर आपका लक अच्छा निकला तो। थोड़ा सा प्ले स्मार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भारत में एक प्रजाति पाई जाती है हर जगह। वो प्रजाति देखना कैसी होती है, वो जब भी बिजनेस के अंदर पॉइंट बनाएंगे ना तो वो कभी ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो सारी चीजें सही होती हैं, लेकिन एक तरीका होता है 1 2 3 इस तरीके से लिखने का। फिर आते हैं दूसरे तरीके के लोग, ऐसे वाले भी बहुत अच्छे, लेकिन फिर एक अजीब प्रकार के प्राणी आते हैं। और वो प्राणी कौन होते हैं? तारा सितारा वाले, जो हर पॉइंट के आगे तारा सितारा लगाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। फिर इसके बाद एक और तरह के प्राणी आते हैं, आई डोंट नो ये उंगली का क्या सीन है, आई डोंट नो, बट ऐसे ये उंगली वाले भी आते हैं। कुछ लोग राइट वाले भी आते हैं, राइट लगाते हैं। कुछ लोग पता नहीं हैशटैग भी लगाते हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर सो ऑब्सेस्ड विद हैशटैग। तो ये सारी चीजें जो करने वाले लोग हैं ना, जो पॉइंट्स के आगे ये सब चीजें करते हैं, जो हेड्स के आगे, ये चीजें भाई करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप करोगे तो इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैंने बोला ना, इनकी जगह क्या लिख सकते हो? ABC करो, इस चीज को लिखो। इनसे ज्यादा इफेक्टिव ABCD लिखना है जब आप 6 पॉइंट्स किसी भी आंसर के एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जो लोग इंस्टाग्राम मेरा फॉलो करते होंगे, कॉमर्स बाबा का बेसिकली, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। आज का जो टाइम है वो यही बोलता है, स्मार्ट स्टडीज करो। हेडिंग्स मैंडेटरी हैं। क्या हेडिंग्स लर्न करना पड़ेंगी? हाँ। क्या वैसी की वैसी जैसी बुक में दी है? हाँ। क्या एक्सप्लेनेशन में अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं? हाँ। क्या टेक्निकलिटी मिस कर सकते हैं? नहीं। टेक्निकलिटी को मिस मत करो, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लिखो। क्या NCERT लैंग्वेज जरूरी है? नहीं, NCERT लैंग्वेज जरूरी नहीं है। NCERT में बहुत प्रिसाइजली टेक्निकल लैंग्वेज दी हुई है जो लिखना जरूरी है। अब चाहे आप उसे पूनम गांधी से पढ़ के लिखो, संदीप गर्ग से पढ़ के लिखो, या आप NCERT से पढ़ के लिखो, it doesn't make any difference. All that makes a difference is whether you are writing the right answer or not. Even if it is the right answer, whether you are using the right words or not. That means you need to have technicality when it comes to economics as well as business studies. Nobody is asking you कि तुम जाओ और एकदम अपने अरमान उड़ेल के बताओ कि क्या होता है ये चीज। मत करो। क्या करो? सिर्फ जो पूछा है आंसर करो, आगे बढ़ो। आई नो यू विल फील कि यार नहीं यार, वो आंसर आता था और अच्छा लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें आगे के और भी आंसर अटेम्प्ट करने हैं। और जो मैंने बिजनेस में टेक्निक बताई उसको फॉलो करो। और वो क्या है? टॉपिक वाइज पढ़ो। मैस्लोज हायरार्की थ्योरी हो गई, क्वेश्चन पूछेंगे, केस स्टडी पूछेंगे, बनेगी। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, सेबी के बारे में पूछेंगे, बिल्कुल बनेगा। कोई भी फंक्शन हो मुझसे बनेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं। Go along with the topics, not with the chapters. केस स्टडीज की यही अप्रोच सबको डुबाती है कि लोग चैप्टर तैयार करके जाते हैं, टॉपिक्स तैयार करके नहीं जाते हैं। तो आज के टाइम में जब पढ़ना चालू करोगे, एक और चीज जो इंपॉर्टेंस है वो लाइन से सारे चैप्टर्स की एक साथ पढ़ो। जो एडवांटेजेस हैं वो लाइन से सारे चैप्टर्स की, बिजनेस स्टडीज की बात कर रहा हूं, एक साथ पढ़ो। जो लिमिटेशंस है लाइन से सारे चैप्टर्स की एक साथ पढ़ो। बिलीव मी, मैं बता रहा हूं, हर एक चैप्टर में जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस जिसको हम बोलते हैं, वो आपको 3 से 4 ऑलमोस्ट कॉमन मिलेंगी। उन सारी कॉमन इंपॉर्टेंसेस को या लिमिटेशंस को निकाल लो और उससे पता चल जाएगा स्टाफिंग का आता है यही डालना है, अगर डायरेक्टिंग का आता है यही डालना है, कंट्रोलिंग का आना है यही डालना है। जैसे परवेसिव फंक्शन, मैनेजमेंट इज परवेसिव, प्लानिंग इज परवेसिव, डायरेक्टिंग इज परवेसिव, एवरीथिंग इज परवेसिव। ठीक है, तो इन कुछ चीजों को ऐसा निकालो और उनको साथ साथ में याद करते चलो। क्या चीज बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद रखना जरूरी है? वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन सबकी डेफिनेशंस, इनकी डेफिनेशंस रट लो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है जिसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको टॉपिक पता चल गया कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वर्ड टू वर्ड वो डेफिनेशन के बेसिस पे एक पॉइंट बना के उसके अंदर लिख सकते हो। जब आपका इतना कुछ प्रिपेयर हो जाएगा तो आप अपने आप को एक अच्छे खासे कंफर्ट जोन में पाओगे और उसके बाद आप अच्छे से लिख सकते हो, आंसर्स प्रेजेंट कर सकते हो। मैं तुम लोगों को क्यों बोलता हूं यार कि ये 5 रुपए वाले 2 रुपए वाले पेन यूज मत करा करो, उसका कारण है
कभी लिखते हो, मैंने बोला भी है पहले यार, प्रेशर पड़ता है हाथ पे, मत लिखा करो। स्केल पेंसिल का यूज करो, अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाओ। चीजें जब अच्छी होंगी तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स के साथ एक और चीज क्या जाती है, तो प्रेजेंटेशन। जब तक प्रेजेंटेशन नहीं है तब तक मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे तुम लोग कितनी भी कोशिशें कर लो। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला चाह रहा है वो नहीं दे पाएगा। क्या सर हम अभी भी 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हो यार, तुम लोग की ये कैपेबिलिटी है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर जगह तुम्हें कहीं बाहर से सोर्स मटेरियल नहीं मिल सकता है, कभी कभार खुद भी बैठना पड़ेगा, खुद भी पढ़ना पड़ेगा। और जब तुम लोग टाइम स्पेंड करना चालू करोगे तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा। फिर एक और चीज, जब मैं तुम लोग की कॉपीज देखता हूँ, जो एग्जाम में तुम लोग कॉपीज में जो आंसर्स लिखते हो, जब मैं उनको देखता हूँ ना, तो तुम लोग पता नहीं काटते हो कि पाप छुपाते हो। मतलब इतना कौन काटता है भाई, एक लाइन से काट तो खत्म कहानी। तुम लोग इतना स्क्रिबल कर देते हो उसे, इतना ज्यादा अनटाइडी बना देते हो कि वो आंसर देखने की इच्छा नहीं होती है। सोचो जब तुम इतना बुरा लिखोगे तो टीचर्स तो ऑब्वियसली उसको नहीं पढ़ पाएगा ढंग से। तभी तो मैंने बोला कि आंसर प्रेजेंटेबल रखो। प्रेजेंटेबल का मतलब है गुड हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो चीजों को नीट एंड क्लीन लिखो, दूर दूर लिखो, अच्छा लिखो, फ्लो चार्ट्स बना दो, कंक्लूजन्स लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो। जब भाई हम आज के टाइम में बाहर खाना खाने भी जाते हैं तो हम स्टार्टर्स मंगवाते हैं, तो ऐसे कोई भी आंसर रैंडमली चालू मत करो। उसका एक इंट्रो रखो, 6 पॉइंट का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स लिखो बकायदा, और एक कंक्लूजन भी लिखो। आंसर को कंप्लीट करो ना यार, तभी तो 90 अबव क्रॉस करोगे। वरना वही होगा 80-85% आ जाएंगे, खुद में खुश हो जाना कि भाई हमने तो बहुत बड़ी टॉप मार ली। नहीं होता ऐसा। और ये मत सोचना कि 60% वाले हो, 65% वाले हो, इवन बिलो उसके हो, इट डजंट मैटर। अगर आपको 90% टच करना है, इट इज वेरी इजी एंड द ओनली थिंग इज यू हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस एंड दीज आर द गाइडलाइंस व्हिच यू शुड एक्चुअली फॉलो सो दैट आपके मार्क्स 90 एंड अबव आ सके। एक और गलती जो आप करते हो स्पेशली इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में, वो ये है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप नहीं लिखते हो। मतलब डिफरेंसेस जब आप लिखते हो ना, तो उसका एक बेसिस का कॉलम होना चाहिए कि किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, वहां पे आप मार्क्स यूज करते हो। तो याद रखो, इकोनॉमिक्स के अंदर लिख रहे हो डिफरेंसेस डजंट मैटर, और बिजनेस स्टडीज के अंदर लिख रहे हो, जो वो बेसिस वाला कॉलम है, इट इज मैंडेटरी, इट इज अ मस्ट। तो जब भी आंसर्स लिखो तो याद रखो कि उसके अंदर आप बेसिस या पॉइंट ऑफ डिफरेंस नाम से कॉलम ड्रॉ कर रहे हो और उसके बाद डिफरेंसेस लिख रहे हो। पैराग्राफ राइटिंग बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं। तो अगर आप सोचो आप एक पेज का पूरा पैराग्राफ लिख दोगे आंसर का, और टोटली वर्ड टू वर्ड आपने जो बुक में लिखा था वो छाप दिया, काट के 0 हो जाएगा। क्लियरली स्टेटेड है कि आपको आंसर पॉइंट में लिखने हैं। अगर पॉइंट में लिखने हैं तो पॉइंट में लिखने हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड। पॉइंट में भी लिखने हैं तो उसकी हेडिंग होनी चाहिए और उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ट्राई टू यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन। सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ भाई, तो मार्क्स ऐसे ही थोड़ा ना आ जाते हैं, उसके लिए तो तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा, तभी तो मार्क्स आएंगे। वरना ले आओ 70 मार्क्स, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल वैसे 70 मार्क्स भी आ गए, बहुत होते हैं, घर वाले मिठाई बांट देंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मत करो ऐसे काम। अगर लगता है कि मार्क्स स्कोर करने हैं तो उस हिसाब से अप्रोच भी रखो। फिर से बोलूंगा, नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, पेंसिल स्केल का यूज प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर डायग्राम्स ड्रॉ करो, प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाओ, आंसर अच्छा रखो, प्रेजेंटेबल रखो, ब्लैक पेन का यूज करो, ब्लू पेन का यूज करो, जो चीजें टेक्निकल टर्म्स यूज किए उनको हाईलाइट करो ब्लैक पेन से। कोशिश करो कि ज्यादा काटा पीटी ना करो, स्क्रिबल ना करो इधर उधर, क्लीन टाइडी आपकी आंसर शीट हो, और उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ना चालू करो। जब तक टॉपिक वाइज नहीं पढ़ोगे आपको वो इम्प्रूवमेंट्स नहीं दिखेंगे। और एक बार बिलीव मी, 4 टॉपिक उठाओ कोई भी, उन 4 टॉपिक्स को पढ़ो और उसके बाद केस स्टडीज में उन टॉपिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करो। इतना आसान हो जाएगा ना आपके लिए कि आपको भी लगेगा यार हाँ, सिर्फ अप्रोच में गलती थी। अगर अप्रोच सही हुई होती तो शायद मैं आज उस लेवल पे पहले से ही होता। टाइम टेबल मैं आपको बता चुका हूं, वो टाइम टेबल आप फॉलो करो। अभी से लेके 18 फरवरी तक नो बिजनेस स्टडीज, नो इकोनॉमिक्स, ओनली मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी। You don't have mathematics as optional subject, you just have to go with English. उसमें English ले आओ, or else you can have PE or other optional subjects which you are having. But don't go with business studies and economics. Business कब से चालू करने वाले हो? 19 फरवरी से। कब तक चालू रखोगे? 26 फरवरी तक। 26 फरवरी के बाद सिर्फ इंग्लिश। उसके बाद जैसे इंग्लिश हो जाएगा, बिजनेस को वापस ले आओ, सैंपल पेपर सॉल्व करो, और आपके ऊपर है आप जितना उसको सॉल्व करना चाहते हो। उसके बाद अकाउंटेंसी अगेन, बिकॉज आपने अभी से अकाउंटेंसी कर ली है तो उस टाइम पे सिर्फ आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। फाइनली कम्स टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, उसी टाइम पे उठाओगे, अच्छा खासा लंबा 10 दिन का गैप है,
यूज करो। 5 दिन लो रिवीजन के लिए, 1 दिन में माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, 1 दिन में मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, 1 दिन में पूरा रिवीजन उसका कर लेना, 5 दिन बचेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करो और ऑब्वियसली आपके मार्क्स आएंगे। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।